हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमार शुभम आज आप क्लास 10 के बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का सेकेंड पार्ट। आज हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जानेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था चेंजेस के बारे में, वहां पर आपने जाना था टाइप्स ऑफ चेंजेस के बारे में भी, और आपने यह भी समझा था कि हमारे आसपास में ये चेंजेस किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं और उनको कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आज हम लोग उसके आगे समझेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है कि अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट ऑलवेज रिजल्ट इन इंटरकन्वर्सन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल रिएक्शन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें हम देखते क्या है कि रिजल्ट के रूप में हम एक नया केमिकल सब्सटेंस प्राप्त होता है पुराने वाले से। ठीक है, आपको कुछ लग रहा होगा ये सुन करके कि केमिकल चेंज ऐसा कुछ है। तो मैंने पहले भी कहा था कि केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन दोनों के बीच में कोई ज्यादा अंतर होता नहीं है, यानी कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज जो है दोनों के बीच में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें कुछ सब्सटेंस जो होता है वो आपस में रिएक्ट करके या खुद से रिएक्ट करके नए सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करता है। ये जो नए सब्सटेंसेस जो होते हैं और जो पुराने वाले जो होते हैं, इन दोनों के बीच में हम यहाँ पर अंतर क्या देखते हैं कि जो नया वाला बनता है इसके पास में केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफर होता है, बिल्कुल अलग होता है पहले वाले से। मतलब साफ है कि पुराना वाला जो केमिकल सब्सटेंस जो था उसका प्रॉपर्टी और नए वाले का प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल डिफर होगा। अब हम लोग आगे समझते हैं। यहां पर सेकंड पॉइंट जो उसे देखते हैं, केमिकल रिएक्शन आर ऑल अराउंड अस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड इन आवर बॉडी टू हाउ द लाइट वी गेट फ्रॉम द सन। मतलब इसका हुआ कि हमारे आसपास में केमिकल रिएक्शन हर जगह पर एग्जिस्ट करता है, वो हर तरफ पाया जाता है। जरूरत है उसे ऑब्जर्व करने की, जरूरत है उसको समझने की, उसको जानने की। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म जो होता है, ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म जो होता है फूड का, ये हम लोग के बॉडी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और यह भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का केमिकल रिएक्शन, थोड़ा जटिल रासायनिक अभिक्रिया है। वहां से लेकर के अगर हम सूरज तक चले जाते हैं, अगर हम स्टार्स की बात करते हैं, तब वहां से जो लाइट हम तक आता है, हमारा जो सबसे क्लोज वाला स्टार सन है, वहां से जो हम तक लाइट पहुंचता है ना, वो भी पहुंचता है केमिकल रिएक्शन की वजह से। आप लोग इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। मतलब साफ है कि पेपर के जलने से लेकर के फूड के डाइजेस्ट होने से लेकर के हमारे शरीर के अंदर में एनर्जी प्रोड्यूस होने से लेकर के सूरज से जो लाइट हम तक पहुंचता है, वहां तक हर तरफ केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि केमिकल रिएक्शन को देखने के लिए, समझने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि लैबोरेटरी में जाना है। चलिए अब आगे समझते हैं। दिया गया आपको यहाँ पर कंपाउंड दैट इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, whereas newly formed compounds are called product। वो कंपाउंड जिससे हमें नया कंपाउंड प्राप्त होता है, मतलब साफ है कि वो कंपाउंड जो इंटरैक्ट करता है, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं रिएक्शंस जहां पर हम देखते हैं कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं। जैसे अगर हम कार्बन को देखते हैं कि कार्बन जल रहा है और वहां पर उससे प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम क्या देखते हैं कि वहां पर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन भी होता है रिएक्टेंट के रूप में। लेकिन अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, अगर हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं, अगर उसको तोड़ना चाहते हैं, डिकम्पोज करना चाहते हैं, तब वहां पर वो अकेला होता है रिएक्टेंट के रूप में। ठीक है, हाँ, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पर हम देखते हैं, आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली जो कॉम्बसन वाला होता है वहां पर एक रिएक्टेंट के रूप में। तब यहां पर आपको दिया गया है कि वो कंपाउंड जिनसे हम नए कंपाउंड को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, वो कंपाउंड जिससे नए कंपाउंड को हम लोग प्राप्त करते हैं ना, उसे रिएक्टेंट के रूप में कंसिडर किया जाता है, और जो नया हम प्राप्त करते हैं ना, उसे हम लोग कंसिडर करते हैं प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है,
यानी कि प्रोडक्ट जो है ये न्यूली फॉर्म होगा और रिएक्टेंट पुराना वाला ओल्ड होगा। प्रोडक्ट जो है इसका केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगा किससे, रिएक्टेंट वाले से, ठीक है। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम देखेंगे कि उसके दो हिस्से हो सकते हैं, एक रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट, और आप देखते हैं कि उनको डिवाइड करने वाला होता है एक एरो, ठीक है ना। जहां पर भी हम देखते हैं कि रिएक्शन होता है इरिवर्सिबल, रिवर्स नहीं हो सकता है, वहां पर एरो आप देखिएगा वन साइडेड होगा, और जहां पर रिवर्सिबल होता है वापस लौट सकता है। उसके लिए तो आप लोगों को मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि क्या किया जाता है, किस प्रकार का वहां पर हम लोग साइन यूज करते हैं उसको दिखाने के लिए। आगे आपको दिया गया है आपको समझने के लिए कि इन अ केमिकल रिएक्शन अ केमिकल चेंज मस्ट ऑकर। जहां कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगा उसके साथ में एक केमिकल चेंज एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। यानी कि अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तब वहां पर एक केमिकल चेंज होगा। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर इज एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल चेंज। When we observe it, जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, then we find, तब हम पाते हैं कि then we find that here a chemical reaction also exists। यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो पेपर क्या था, पेपर था ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, वो तो प्लांट से प्राप्त हुआ था, ऑर्गेनिक था, उसमें कार्बन मौजूद है, उसमें कार्बन मौजूद है। अब वहां पर उसको जलने में हेल्प कौन कर रहा है, ऑक्सीजन एज ए सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। सपोर्टर ऑफ कंबस्शन है, वो दहन में मदद करता है। अब क्या हुआ, दोनों आपस में एक दूसरे से रिएक्ट किया और वहां पर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बर्निंग ऑफ पेपर क्या था, केमिकल चेंज था, लेकिन उसके साथ में इन्वॉल्व क्या है, केमिकल रिएक्शन, और उसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग यहाँ पर समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो आपको दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खास करके केमिकल रिएक्शंस जो होता है ना, जब उनको हम लोग इस विस्तृत रूप में लिखते हैं तब उनको बैलेंस करने के उद्देश्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिया गया आपको a chemical reaction follow the law of conservation of mass। जहां कहीं केमिकल रिएक्शन होगा ना, वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि मास हमेशा कंजर्व रहता है, ना तो इसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर मान लेते हैं कि हम ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट का कुछ मात्रा और उसको अगर हम हीट करके डिकम्पोज करना चाह रहे हैं और उससे अगर हमें प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज प्रोडक्ट्स, तब इनका मास उतना ही होगा जितना मास था कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। और इसी लॉ को पूरी तरह से फॉलो करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। आगे आपको यहाँ पर दिया गया है कि देयर इज नो एटम इज डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड बट ओनली अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम एटम्स। यहां पर हम क्या देखते हैं कि एटम्स का संख्या जो होता है वो हमेशा इक्वल होगा, एटम्स का संख्या हमेशा इक्वल होगा। जितना एटम आपको रिएक्टेंट में मिलेगा उतना ही मिलेगा प्रोडक्ट्स में, हमेशा याद रखिएगा। उसमें कोई आपको डिफरेंस ज्यादा दिखाई नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल इक्वल होगा। और अगर इक्वल नहीं है तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं होगा, हमेशा इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है ना। मतलब इसका हुआ कि अब तक हमने केमिकल रिएक्शन को जान लिया है, अब हमें यह जानना है कि केमिकल रिएक्शन जो है किस तरह से एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। जैसे कहीं भी अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि ये रिएक्शंस हमारे चारों ओर होते रहते हैं, जरूरत हो उनको ऑब्जर्व करने की। तो आखिर ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम उसको पहचान सकते हैं, हम उसको इजीली जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं सेकंड जो है इसका जो हिस्सा आपका जो है आज के क्लास का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तब वहां पर हम देखते हैं कि कुछ चीजें हो सकती हैं। जैसे सबसे पहला उस रिएक्शन के दौरान एक गैस का इवोल्यूशन हो, दूसरा उस रिएक्शन के दौरान प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो। प्रिसिपिटेट क्या होता है आपको जानने को मिलेगा, बताऊंगा मैं क्या होता है। तीसरा
उस रिएक्शन के दौरान फिजिकल स्टेट जो था सब्सटेंस का वो चेंज हो जाए, बदल जाए। चौथा, उस रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर में चेंज हो, परिवर्तन हो। और सबसे लास्ट क्या है, उस रिएक्शन के दौरान जो कलर रिएक्टेंट का था वह बदल जाए और प्रोडक्ट का कलर जो है कुछ नया है, नए कलर के साथ है प्रोडक्ट यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अब आगे समझते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या आपको दिया गया है कि केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंजेस दैट आर क्वाइट इजीली ऑब्जर्व। इसमें सबसे पहला दिया गया है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। सबसे पहला दिया गया है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, ठीक है ना। कि गैस जो होता है इसका इवोल्यूशन जो है ये सबसे पहला यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, केमिकल रिएक्शंस का। मतलब इसका साफ है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस के दौरान ऐसा हो सकता है कि एज अ प्रोडक्ट एक गैस का फॉर्मेशन हो, उसका वहां पर प्रोडक्शन उत्पादन हो। तो इसको देख लेते हैं। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, ठीक है ना। कुछ केमिकल रिएक्शंस जो होता है इनको हम लोग यहाँ पर कैरेक्टराइज कर सकते हैं एक गैस के इवोल्यूशन से, ठीक है। वहां पर गैस बन रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी टेक सम पीसेज ऑफ जिंक ग्रैनुल्स, जिंक का कुछ हम टुकड़ा ले लेते हैं या जिंक ग्रैनुल्स ले लेते हैं। व्हेन वी टेक सम जिंक ग्रैनुल्स इन अ बीकर, ठीक है ना, बीकर में ले रहे हैं और बीकर में पहले से क्या है, बीकर में पहले से हम ले रखे हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है। तब क्या होगा, व्हाट हैपन, क्या होता है, तब हम देखेंगे कि जिंक जो था ग्रैनुलर वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके वहां पर प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन गैस एक प्रोडक्ट के रूप में। और ये जो गैस जो बन रहा है यह यहाँ पर इस बात का इंडिकेशन ये दिखा रहा है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मतलब साफ है कि हम एक बीकर लेंगे, बीकर में हम H2SO4 पहले से ले रखे हैं, उसमें जो हम जिंक ग्रैनुल्स को डालते हैं। जिंक ग्रैनुल को डालने के बाद में हम कुछ देर ऑब्जर्व करेंगे, तब क्या पाएंगे कि उस लिक्विड में यानी कि जो बीकर में हम ले रखे थे पहले से एसिड, वहां पर क्या देखते हैं कि बबल्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो बबल जो है ना ये क्या है, हाइड्रोजन गैस का बबल है, वहां पर प्रोड्यूस हो रहा है। रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन यहाँ पर इस प्रकार से होगा। Zn प्लस H2SO4 रिएक्ट करने के बाद बनेगा ZnSO4 और साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस। इसका एरो ऊपर होगा हमेशा क्योंकि क्या है ये लाइटर होता है, हल्का होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की। ये आपका है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं वहां पर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट से। यहाँ पर हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में प्रेसिपिटेट होता क्या है, पहले इसको समझिए। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, सॉलिड प्रोडक्ट व्हिच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग रिएक्शन। यानी कि रिएक्शन के दौरान एक सॉलिड प्रोडक्ट जो सॉल्यूशन से क्या हो, सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रेसिपिटेट जो है ना एक प्रकार का इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होगा, एक लेयर के रूप में ये आ जाएगा। ये उसके साथ घुलेगा नहीं सॉल्यूशन के साथ, ये आपको अलग होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया गया है कि जब AgNO3 मींस सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड के साथ, रिएक्ट करने के लिए दोनों का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। मान लेते हैं कि दो हम टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट है उसका सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम तैयार कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। अब दोनों को एक हम बीकर में ले लेंगे, ठीक है। बीकर में लेते ही क्या होगा, दोनों के बीच रिएक्शन होगा और रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस होगा यहाँ पर AgCl और NaNO3। यहाँ पर AgCl जो होगा, सिल्वर क्लोराइड जो होगा, यह होगा प्रेसिपिटेट, वही होगा इनसॉल्युबल सब्सटेंस, और बाकी दूसरा जो बन रहा है सॉल्यूशन फॉर्म होगा, एक्वस होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शंस के दौरान इस बात का चांस होता है कि वहां पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो, ठीक है। अब आते हैं थर्ड कैरेक्टर की ओर, यह है चेंज इन कलर। मतलब साफ है कि इस बात की भी संभावना होती है कुछ रिएक्शंस के दौरान कि जो कलर है जो एग्जिस्ट कर रहा है, किसका कलर, तो कलर जो एग्जिस्ट कर रहा है रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट जिस कलर के साथ एग्जिस्ट कर रहा है वो चेंज हो जाए, वो बदल जाए। यानी कि जो प्रोडक्ट आएगा ना उसके पास में नया कलर होगा, न्यू कलर के साथ आएगा, उसके पास वो कलर नहीं होगा जो कलर था रिएक्टेंट के पास।
तो some chemical reactions are characterized by change in color. For example, where we take some pieces of आयरन, कुछ आयरन का हम टुकड़ा लेते हैं, आयरन का ले लेते हैं जो पार्टी जो होता है, ठीक है, और उसको हम लेते हैं एक एक्वा सॉल्यूशन में जिसका कॉपर सल्फेट का, जिसका कलर पहले से क्या है ब्लू है, और उसको हम लेकर के कुछ छोड़ देते हैं, वहां पर रिएक्शन होता है और रिएक्शन के बाद क्या प्रोड्यूस होता है FeSO4 और प्लस कॉपर यहां पर बनता है, और जो कलर पहले से ब्लू था वो कन्वर्ट हो गया है किसमें ग्रीन में। यानी किस प्रकार से यहां पर क्या हो रहा है चेंज इन कलर हो रहा है, कलर में परिवर्तन हो रहा है इस जगह पर। मतलब साफ निकल करके आता है कि चेंज इन कलर जो है यह भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है केमिकल रिएक्शंस का। तो अब तक हम लोग यहाँ पर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ चुके हैं। अब हम लोग चौथे की ओर बढ़ते हैं। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, यह हो सकता है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, मतलब साफ है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस के दौरान इस बात की संभावना होती है, ऐसा हो सकता है कि जो टेम्परेचर पहले रहा होगा रिएक्शन के रिएक्टेंट का, अब वो टेम्परेचर प्रोडक्ट के साथ दिखाई ना पड़े, या तो इंक्रीज कर जाए ना तो डिक्रीज कर जाए। और यहीं पर इसी के साथ हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि रिएक्शंस जो होते हैं वो 2 तरह से एग्जिस्ट करते हैं, आप लोग पढ़ेंगे आगे। एक मिलेगा आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा मिलता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है, दूसरा जिसमें अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो इस आधार पर यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम कुछ मात्रा में लेते हैं यहाँ पर कार्बन और उसको अगर हम जलाना चाहते हैं यहाँ पर, अगर उसको ऑक्सीजन के संपर्क में लाते हैं हम, तब उस सिचुएशन में क्या होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और साथ में वहां पर प्रोड्यूस होता है हीट प्रोडक्ट के रूप में। एक और एग्जांपल ले सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर का। यहाँ पर अगर हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, उसको अगर हम डिकम्पोज करना चाहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो वहां पर हीट रिलीज नहीं होगा, वो अब्जॉर्ब होगा। ठीक है ना, उसको कम से कम 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ेगा टूटने के लिए, ब्रेक डाउन होने के लिए। तो चेंज इन टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिएगा कि अभी जो आप लोग यहाँ पर A से लेकर E तक जो कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इसमें से हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक रिएक्शन के साथ एग्जिस्ट करे। हो सकता है कि कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स अकेले एग्जिस्ट करे, हो सकता है एक से ज्यादा भी करे एक रिएक्शन, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका सब करेगा तभी हम कहेंगे वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया चेंज इन स्टेट, यह है रिलेटेड फिजिकल स्टेट से, यानी चेंज इन फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था में परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। यहां पर हम क्या देखते हैं कि जब हम केमिकल रिएक्शंस होता हुआ देखते हैं, मोर देन वन रिएक्शन की बात कर रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही रिएक्शन में सिर्फ ऐसा हो, तब वहां पर हम क्या देखते हैं कि रिएक्टेंट जो होते हैं उनका फिजिकल स्टेट कुछ होता है और जो प्रोडक्ट बनता है ना उनका कुछ और हो जाता है, यानी कि उनका फिजिकल स्टेट बदल जाता है, चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको दिया गया है हाइड्रोजन सल्फाइड और प्लस क्लोरीन दिया गया है। अब देखिए दोनों पहले से गैसेस फॉर्म है, रिएक्शन के बाद यहां पर बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गैसेस फॉर्म है और साथ में बन रहा सल्फर प्राप्त हो रहा है, और ये कौन सा फॉर्म है सॉलिड। यानी कि यहां पर हम देख रहे हैं कि गैसेस फॉर्म था और वहां से कन्वर्ट होकर किस में गया सॉलिड में गया, यानी कि दिखा रहा है चेंज इन फिजिकल स्टेट। इस रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि फिजिकल स्टेट जो था वो बदल गया, वो चेंज हो गया, और ये आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यानी कि अभी तक आपने समझा केमिकल रिएक्शंस के बारे में और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि हम लोग कैसे कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, किस बेसिस पर कर सकते हैं। तो आपके पास से 5 बेस मिल गया, आधार मिल गया। अगर इन पांचों में से कोई एक भी अगर बेस आपको दिखाई पड़ रहा है कहीं किसी चेंज के साथ, तब आप कह सकते हैं वहां पर वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो लास्ट वाला जो था ये जुड़ा हुआ फिजिकल प्रॉपर्टी से, ठीक है ना, उसको ध्यान रखिएगा, तो फिजिकल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। तो आज का क्लास आपका जो था पूरी तरह से इसमें मैंने फोकस रखा था सिर्फ 2 छोटे टॉपिक्स के ऊपर। पहला व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड द सेकंड वन इज, सेकंड वाला क्या था, यह था व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को जो वीडियो मिलेगा उसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की
बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन का प्रकार क्या होता है। आज के वीडियो में सिर्फ मैं आपको यही दे रहा हूँ। आपका टास्क रहेगा, आप घर से क्या करेंगे कि आप केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन वगैरह कीजिए, इसके बाद आप कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखिए खुद से, और उस